हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको टेलीकॉम सेवाओं के बारे में कुछ बातें बताई थी। आज मैं आपको टेलीकॉम सेवाओं के विभिन्न प्रकार के बारे में बताऊंगी। कौन कौन सी टेलीकॉम सेवाएं जो है प्रचलित है। सबसे पहला आता है सेल्यूलर मोबाइल सेवाएं। ये नाम आपने सुना है, यूज़ करते हैं मोबाइल सेवाएं के बारे में। ये सभी प्रकार के मोबाइल टेलीकॉम सेवाएं होती है जिसमें ज़बानी और गैर ज़बानी संदेश, डाटा सेवाएं, पीसीओ सेवाएं सभी सम्मिलित है। इसमें अपने क्षेत्र में किसी प्रकार के नेटवर्क उपकरण का हम प्रयोग कर सकते हैं। और यदि कोई अन्य टेलीकॉम सेवा, हमारे क्षेत्र में कोई अन्य टेलीकॉम सेवाएं प्रचलित है या प्रदान की जा रही है, तो उनसे भी हम सहयोग करके इस प्रकार का गठबंधन या आंतरिक गठबंधन कर सकते हैं। कहने का मतलब है ये मोबाइल सेवाएं जो वर्तमान में प्रचलित हैं उसके बारे में है। नेक्स्ट है स्थायी लाइन सेवाएं। ये सभी प्रकार की स्थायी सेवाएं होती है जिसमें ज़बानी और गैर ज़बानी संदेश और डाटा सेवाएं भी इसमें सम्मिलित है। लंबी दूरी तक संदेश भेजने के लिए उपयुक्त रहती है और इसमें पूरे देश में जो है फाइबर ऑप्टिक तारों के द्वारा एक नेटवर्क, ऑप्टिक तारक होते हैं उनके द्वारा जुड़े नेटवर्क उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है अन्य टेलीकॉम सेवाएं जो कंपनियां प्रदान करती है उनसे भी जो है तालमेल रखा जाता है। और नेक्स्ट है केबल तार सेवाएं। ये सीधी जुड़ी हुई सेवाएं जो एक लाइन से दूसरी लाइन पर हस्तांतरित करने की सेवाएं हैं। ये मीडिया सेवाओं के संचालन के लिए एक लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र में कार्यरत होती है। मीडिया सेवाएं देखते हैं ना अपन, उसमें लाइनें जोड़ी जाती है ना। हम कहीं भी बैठे दूसरों से बातचीत करते हैं तो दूसरों से जो लाइन जोड़ी जाती है ना, वो इन सेवाओं के अंदर आती है। और ये मनोरंजन से संबंधित सेवाएं होती है इसमें। और केबल नेटवर्क के माध्यम से भविष्य में द्विमार्गीय संप्रेषण जिसमें ज़बानी, डाटा और सूचना सेवाएं भी सम्मिलित है में महत्वपूर्ण होकर उभरेगी और भविष्य में इसकी और विकास की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। इस तरह की नेटवर्क की केबल नेटवर्क के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं स्थायी सेवाओं के समान ही होगी। नेक्स्ट है BSAT सेवाएं। ये उपग्रह आधारित संप्रेषण सेवाएं होती है। ये व्यवसाय एवं सरकारी एजेंसी द्वारा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बेहद लचीली और विश्वसनीय जो है संप्रेषण की सुविधा प्रदान करती है। और इन थल आधारित सेवाओं की तुलना में ये सेवाएं जो है बहुत निर्बाध गति से सेवाएं प्रदान करती है, विश्वसनीय भी होती हैं और कई तो उससे बेहतर सेवाएं भी प्रदान करती है जो थल आधारित होती है ना उसके बजाय। इसका उपयोग देश के दूर दराज क्षेत्र को जोड़ने के लिए तथा जैसे टेलीमेडिसिन है, ऑनलाइन समाचार पत्र है, बाजार भाव है, टेली शिक्षा है, जैसे नवीन प्रयोगों के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है DTH सेवाएं। ये भी सेलुलर कंपनी के द्वारा दी जाने वाली जो है सेवाएं, उपग्रह आधारित मीडिया सेवाएं होती है। ये छोटे डिश एंटीना और एक सेटअप बॉक्स की सहायता से कोई भी व्यक्ति सीधे उपग्रह से मीडिया सेवाएं प्राप्त कर सकता है। DTH सेवाएं प्रदान करने के वाला अनेकों चैनलों का भी विकल्प देता है हमें। इनको हम अपने टेलीविज़न पर केबल नेटवर्क की सेवा प्रदान करने वाले पर निर्भर हुए बिना भी इसमें देख सकते हैं। इनके माध्यम से हम देख सकते हैं। ठीक है ना। ये तो थी आपके सेवाओं के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, संचार के बारे में जो है तो विभिन्न प्रकार के उसके बारे में बताया, टेलीकॉम सेवाओं के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आता है परिवहन। परिवहन का नाम आपने सुना है, जानते हैं, यूज़ करते हैं ना परिवहन, जिसमें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर खुद भी जाते हैं, वस्तुएं भेजते हैं, है ना। तो परिवहन के साधन भी आप जानते ही हैं, है ना। परिवहन में भाड़ा आधारित सेवाएं और उनकी समर्थक एवं सहायक सेवाएं सम्मिलित है जो परिवहन के सभी माध्यम जैसे सड़क, रेल, समुद्र के द्वारा माल और यात्रियों को ढोने से संबंधित होता है। आप पहले ही परिवहन के विभिन्न माध्यमों के लाभ हानियों का भी अध्ययन कर चुके हैं और इनकी सेवाएं व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं क्योंकि व्यावसायिक लेन देनों के लिए गति आवश्यक होती है। परिवहन क्या करता है, स्थान संबंधी बाधा को दूर करता है। स्थान संबंधी बाधा का मतलब ये होता है कि वस्तुओं का जो उत्पादन होता है ना वो तो एक जगह होता है लेकिन उसका वितरण जो है पूरे देश में होता है ना। तो हम परिवहन के साधनों के माध्यम से ही वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं।
ठीक है ना। ये तो होता नहीं है कि जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहीं के लोग यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं होता है। पूरे देश में यूज़ करते हैं, विदेशों में भी यूज़ करते हैं। तो परिवहन के साधनों के माध्यम से ही हम वस्तुओं को उत्पादन स्थल से उपभोक्ता तक पहुँचा सकते हैं। हमें अपनी अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप ही परिवहन प्रणाली को विकसित करना है और अच्छी चौड़ी सड़कें इसकी आवश्यकता है। हमारे यहाँ पर बंदरगाह भी कम है, भीड़ ज़्यादा है। सरकार उद्योग को सक्रिय हो जाना चाहिए और ये समझना चाहिए कि परिवहन सेवाओं का संचालन व्यवसाय के लिए एक जीवन रेखा का काम करता है। और कृषि एवं खाद्य के क्षेत्र में तो परिवहन और संग्रहण प्रक्रिया के दौरान उत्पादों को खाद्य क्षेत्र परिवहन संग्रहण प्रक्रिया के दौरान उत्पादों की भारी हानि होती है। कई बार क्या होता है कि परिवहन सेवाओं की कमी की वजह से जैसे कैसे किसान खेतों में अनाज उगाता है, लेकिन अगर परिवहन के साधन वहाँ पर विकसित नहीं होंगे गाँवों के अंदर, है ना, तो वो माल जो सामान जिसका प्रोडक्शन करता है वो पड़ा पड़ा ख़राब हो जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर समय पर नहीं पहुँच पाएगा, तो कई बार भारी हानि भी हो जाती है। इस प्रकार से परिवहन सेवाओं का विकास बहुत आवश्यक है, एक तरह से जीवन रेखा है वो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है भंडारण। भंडारण का मतलब है माल को सुरक्षित रखने की जगह जो होती है ना, वो भंडारण कहलाती है, गोदाम जिसे आप कहते हैं। भंडारण देश सदा ही आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। भंडारण को प्रारंभ में वस्तुओं का वैज्ञानिक ढंग से रीति से सुरक्षित रखने और संग्रहण की एक स्थिर इकाई के रूप में इसको माना जाता था और इसकी मौलिक गुणवत्ता, कीमत, उपयोगिता बनी रहती थी। भंडार गृह में माल जो है रेल, ट्रक, बैलगाड़ियों से आता था कि भंडार गृह तो जहाँ बने होते वहाँ तो माल तो वहीं उनसे आएगा ना, वैसे रेल से आओ, ट्रक से आओ, यहाँ गाँव में बैलगाड़ियों से आता था। और वस्तुओं को भंडार गृह में संग्रहित करने के लिए लोग स्वयं ढोते थे, उठाते थे माल को और फर्श पर उनके ढेर रख दिए जाते थे। भारत में भंडार गृह का उपयोग कौन कौन करते हैं? निर्माता करते हैं, आयातक है, निर्यातक है, थोक विक्रेता है, ट्रांसपोर्टर है, कस्टम विभाग है, ये सभी जो है भंडार गृह का प्रयोग करते हैं। आज भंडार गृह की भूमिका मात्र संग्रहण सेवा की ही नहीं रही है, यानी कि केवल माल को संग्रह करने की नहीं रही है, बल्कि ये कम कीमत पर भंडारण और वहाँ से वितरण की सेवा भी उपलब्ध कराते हैं। यानी भंडारण तो करते ही है, माल को सुरक्षित तो रखते ही है, साथ में माल के वितरण की सुविधा भी ये प्रदान करते हैं। अर्थात ये अब सही मात्रा में, सही स्थान पर, सही समय पर, सही स्थिति में, सही लागत पर माल को उपलब्ध कराने में भी भंडारण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आधुनिक भंडार गृह आज माल को एक स्थान से दूसरे स्थान के हस्तांतरण के लिए स्वचालित पट्टियाँ, कंप्यूटर द्वारा संचालित क्रेन एवं फोर्क लिफ्ट का भी उपयोग करते हैं। और भंडार गृह प्रबंधन के लिए कंप्यूटर्स का भी उपयोग किया जाता है, मतलब इसके मैनेजमेंट के लिए, और ये एक स्वचालित प्रक्रिया बन गई है। इस प्रकार से भंडारण के बारे में कुछ बातें बताई गई आपको। अब नेक्स्ट आता है भंडार गृह के प्रकार। भंडार गृह के प्रकार में पहला आता है निजी भंडार गृह। निजी भंडार गृह वे भंडार गृह होते हैं जिनका परिचालन कोई व्यवसायी अपने माल के भंडारण के लिए, पर व्यवसाय यानी ये पर्सनली होते हैं, निजी होते हैं ना, तो वही करेगा। और इनके अपने भी हो सकते हैं या पट्टे पे भी, पट्टे पे मतलब जानते हैं, लीज फाइन होता है ना, लीज पे लेता है, जैसे कोई संपत्ति हम खरीद सकते तो उसको हम किराए पे, भाड़े पे भी ले सकते हैं उसका, है ना। इनके प्रमुख है जैसे श्रृंखलाबद्ध दुकानें हैं और बहु ब्रांड बहु उत्पाद कंपनियां है ना, ये जनरली अपने निजी भंडार गृह का ही उपयोग करती है। सामान्यतः एक सक्षम भंडार गृह वह है जिसमें माल की व्यवस्था की ऐसी प्रणाली हो जिसमें उत्पाद की आवाजाही अधिक से अधिक सुचारू रूप से हो सके, यानी कि भंडार गृह ऐसा होना चाहिए, ऐसी जगह होना चाहिए ऐसी, ताकि आसानी से माल को हम जो है क्या कर सकें, आवाजाही का मतलब माल को रख सके, निकाल सके इजीली, है ना। निजी भंडार गृह के लाभ है जैसे प्रभावी नियंत्रण, उन पर नियंत्रण रहता है, ये पर्सनल होते हैं, उनका अच्छा कंट्रोल रहता है भंडारण। नेक्स्ट है लचीलापन। लचीलापन का मतलब है चेंजेस कर देना है, बड़ा करना है, छोटा जो भी है, अपने सुविधा अनुसार उस भंडार गृह की व्यवस्था वो कर सकते हैं। और ग्राहकों से बेहतर संबंध, ग्राहकों से संबंध भी जो है निजी भंडार गृह में ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार से ये निजी भंडार गृह के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है सार्वजनिक भंडार गृह, ये इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।